रेडियो एसन दिल का कनेक्शन, हर इंडस्ट्री का ये परफेक्शन। गाने और बातें सपने नए, आओ बातें करें। आइए दोस्तों, एक बिल्कुल ही नया प्रोग्राम, एक बिल्कुल ही नया कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा मेरी हमेशा कोशिश रहती है, रेडियो एसएन पे हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई प्रबुद्ध व्यक्ति हमारे स्टेशन पर आए, हमारे चैनल पर आए, बातचीत करे, आप लोगों से सम्मुख बातचीत हो, कुछ समस्याओं पर बात हो, कुछ विचारों पर बात हो। काफ़ी समय से मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी। स्वास्थ्य के बारे में हम लोग ज़ाहिर-सी बात है अब आगे बढ़ती हुई दुनिया में हम अवेयर होते जा रहे हैं, सीख रहे हैं, अपने बारे में संभल गए हैं और इसी माध्यम को इस्तेमाल करते हुए मैं कुछ कंटेम्परेरी मेडिसिन्स ऐसा तो नहीं कहूँगा बिल्कुल रेगुलर मेडिसिन की जो धारा है उसके कुछ विशेषज्ञों से बात करना चाहता था। संयोग की बात ये है कि डॉक्टर मुकेश चित्रवंशी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। अ, उनसे मैंने गुज़ारिश की, रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की और वो हमारे लिए इस प्रोग्राम को करने के लिए तैयार हुए हैं। ये पहला एपिसोड है जहाँ पर चित्रवंशी जी आयुर्वेद के बारे में थोड़ा-बहुत हमें जानकारी देंगे। तो ये कार्यक्रम आयुर्वेद के बारे में होने वाला है, जो कि एक हमारी भारतीय एन्शिएंट विधा है, परफेक्ट है, 100% प्योर है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं और कंप्लीट क्योर के साथ। क्यूरेटिव इंटेंट है आयुर्वेदा में। उसी बारे में हम बात करेंगे, तो ये पहला एपिसोड होगा। उसके बाद हम लोग एक-एक इंडिकेशन वाइज़ चित्रवंशी सर से बात करेंगे। तो मुझे पूरी-पूरी उम्मीद है ये कार्यक्रम आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन लाएगा। मुकेश जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे देखने वालों के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? समीर जी, आपका भी स्वागत है और मैं आपके माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मैं अपना प्रणाम प्रेषित करता हूँ। मुकेश जी चलिए फिर देर क्यों शुरू करते हैं इस प्रोग्राम जी, को। जी, अ, बोलिए। हम लोग बात आयुर्वेद की कर रहे हैं, तो मुझे जानकारी दीजिए। सब लोग को पता है कि आयुर्वेद क्या होता है, लेकिन एक चिकित्सक की दृष्टि से, एक विशेषज्ञ की दृष्टि से, तो मुकेश जी मुझे बताएँ कि आयुर्वेद क्या है? उसके सिद्धांत क्या हैं? देखिए, आयुर्वेद का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा वेद जो आयु यानी मनुष्य की आयु के बारे में बात करे, मनुष्य के स्वास्थ्य के बारे में बात करे, ये आयुर्वेद कहलाता है। जिसको सामान्य भाषा में हम ये कहते हैं कि एक ऐसी पद्धति जो चिकित्सा की बात करे, जी, एक सहज चिकित्सा की बात करे। ओके। और आयुर्वेद का सिद्धांत भी आपने बताया कि ये मनुष्य की आयु से संबंधित एक ऐसा ज्ञान है, जो हम सबके जी, पास होना चाहिए और ये वही विधा है। ये वही मैन्युस्क्रिप्ट जी। है, ये वही ज्ञान है। अब आयुर्वेद और एलोपैथी, हम सभी लोगों को एलोपैथी के बारे में भी खूब पता है। ज़रा-सा सर में दर्द होता है तो फ़ौरन एक डाइक्लोफेनाक सोडियम सटक लेते हैं। ज़्यादातर एलोपैथिक में क्योंकि इट्स अ क्विक फिक्स इसलिए बड़ा ज़्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन आपसे पूछना चाहूँगा एक विशेषज्ञ होने के नाते आप बताएँ, आयुर्वेद और एलोपैथी में क्या फ़र्क है? आयुर्वेद और एलोपैथी में एक बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जिसे आप कह सकते हैं एलोपैथी पे ही निर्भर हो गया है आजकल और हमारा आयुर्वेद जो है वो आदि अनादि काल से चला आ रहा है, जी। जिसमें हम प्राकृतिक तत्वों की बात करते हैं, हुँ, हुँ। प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों की बात करते हैं। तो आप स्वयं समझिए कि जो चीज़ प्रकृति ने दी है हमें, जो कुदरत दे रही है, उसकी अवधारणाएँ ज़्यादा हैं, जी उसके हाँ। असर ज़्यादा हैं और लंबे समय तक स्वस्थ रखने की जो एक प्रक्रिया है, वो आयुर्वेद पे ही निर्भर है। उसके अलावा एलोपैथी मेडिसिन यूज़ करते हैं। बहुत सारे केमिकल हैं, जिनसे ये एलोपैथी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। त्वरित रिलीफ के लिए मैं मानता हूँ कि एलोपैथिक ठीक है,
औषधीय हस्ती है। जैसे एक्सीडेंट के केस हो गए या सर्जरी का कोई केस है या कोई ऐसी ड्रग जो पीड़ा बहुत ही ज़्यादा तीव्र हो, उसके शमन के लिए एलोपैथी ठीक है। लेकिन लंबे समय तक चिकित्सा के लिए यदि हम बात करें एलोपैथी के बहुत साइड इफेक्ट जो आगे जाके बड़े गंभीर परिणाम में जो है सामने आते हैं हमारे। वहीं पर आयुर्वेद एक निरापद चिकित्सा है। यदि आयुर्वेद की औषधि आपको लाभ नहीं कर रही है किसी कारणवश, तो आपको जो है वो हानि नहीं पहुंचाएगी। ये तो बिल्कुल तय है। और रही बात चिकित्सा की, तो पूर्ण चिकित्सा का जो सार है वो आयुर्वेद में ही है और कहीं नहीं। बिल्कुल सही है। बस इसी जवाब से, इसी आपके एक्सप्लेनेशन से जुड़ा हुआ अगला सवाल था, तो वो भी आपने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। सवाल ये मेरे दिमाग में उठ रहा था कि क्या आयुर्वेद एक वैज्ञानिक साइंटिफिक पद्धति है? क्या एक ये साइंटिफिक प्रोसीजर है आयुर्वेद का? हाउ एग्ज़ैक्टली आयुर्वेद वर्क्स? आयुर्वेद में हम कुछ भी जो भी लेते हैं, अ, जो भी हमारे औषधि होती है, वो हमारे शरीर में ठीक उसी तरीके से काम करती है? मतलब साइंटिफिकली हमारे सेल्स को, हमारी कोशिकाओं को, हमारे ब्लड को वो उसी तरीके से प्रभावित करती है, तो क्या ये वैज्ञानिक है? निश्चित तौर पे समझ लीजिए पहले हम ये जानना चाहेंगे कि विज्ञान क्या है? जी, विज्ञान वो जो ज्ञान प्रकाश में आया, ठीक है? जिसकी बड़ी मजबूत जो है स्थितियाँ हों, जी, जिस पे शोध किया गया हो, उसे मैं विज्ञान कहता सही कहा आपने। हूँ। तो आयुर्वेद आयुर्वेद और आयुर्वेद से जुड़ी हुई चिकित्साएँ जो हमें ले आती हैं हमारे वेद पुराणों पे, हमारी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, जिसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। जी, वो जो सेट फ़ॉर्मूले थे आयुर्वेद के, वो आज भी उसी तरह प्रभावी हैं जैसे कि हजारों वर्ष पहले थे। जी, एक बात मैं और कहना चाहूँगा प्लीज़। कि जैसे अ, आदि मानव होमो सेपियंस की बात करता हूँ मैं। जंगलों में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। वो अपनी चिकित्सा कैसे करते थे? हुँ, तब एलोपैथी कहाँ थी? बिल्कुल ज़ाहिर-सी सही बात है, बात। कहीं उसका उल्लेख नहीं मिलता है। उनको सहज ज्ञान प्राप्त था आयुर्वेद का, क्योंकि वो सदियों से देखते आए थे कि ये अगर कष्ट है तो उसमें ये फूल पत्ती खा ली, ये कष्ट है तो उसमें ये जो है जड़ी-बूटी और ये जड़ें खा ली। फूल, पत्ती, पेड़, पौधे, जड़ इनसे ही इलाज होता था और उसी पद्धति में समय के साथ-साथ विकास होता गया, शोध होते गए, फिर चीज़ें जो है अपने मूल स्वरूप में आईं जी, और शुद्ध रूप में आई सामने, ठीक है? और चिकित्सा हो रही है। तो आज का आधुनिक विज्ञान मौन है, बौना है इस प्राचीन पद्धति के सामने। बात बहुत बढ़िया कही आपने मुकेश जी। बस हमें इसको पहचानने की, इसको प्रॉपर इसको तवज्जो देने की, इसे स्वीकार करने की, इसे ग्रहण करने की ज़रूरत है बस, गहराई से। अभी आप देखिए, जो जंगल में जीव-जंतु, पशु हैं, वो कैसे अपना इलाज करते हैं? उन्हें सहज ज्ञान है। जी, जी, जी। उनको परमेश्वर ने बिल्कुल सहज ज्ञान दे रखा है। आप यहाँ पर देखिए कभी-कभी आपने देखा होगा कि हमारे गरीब मोहल्ले के जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनका जब पेट खराब होता है तो वो घास खा लेते हैं, कुछ पेड़-पौधों को खाते हैं, जी, 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 जी और फिर उल्टी कर देते हैं। जिससे उनके अंदर जो दिक्कत होती है, जो कष्ट होता है उससे मुक्ति पा जाते हैं, है ना? आपने बिल्कुल सही फरमाया। तो तो आज का जो आधुनिक मानव है, उसके सामने तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल परिष्कृत रूप में सामने हैं। जिन जिन औषधियों को, इन काढ़ों को, इन जो है शरबतों को प्रयोग में लाके लोग आज भी स्वस्थ हो रहे हैं। तो जैसा कि मुकेश जी ने बताया दोस्तों आपने सुना कि आयुर्वेद की ख़ासियत क्या है, विशेषता क्या है? पुराने ज़माने में सबको अपने आप से ही पता था कि अगर कुछ तकलीफ़ हो जाती है तो कौन-सा फूल खा लेना है, कौन-सी जड़ी-बूटी ले लेनी है। प्रकृति में सबको पता था। मुकेश जी आगे बढ़ते हुए हम
इस प्रोग्राम में एक जनरल ओवरव्यू दे रहे हैं लोगों को आयुर्वेद के बारे में। उसके बाद आगे आने वाले जो हमारे एपिसोड्स होंगे, उसमें हम एक इंडिकेशन वाइज़ बात करेंगे कि भई जी हाँ, डायबिटीज़, बीपी, किडनी लिवर जी। फंक्शन वगैरह-वगैरह अलग-अलग बात करेंगे। तो ये एक ओवरव्यू चल रहा है। लेकिन ऐसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लोगों के दिमाग में ये भ्रांति रहती है अ, आयुर्वेद में कौन-सी बीमारियाँ हैं जिसका बिल्कुल परफेक्टली इलाज किया जा सकता है? ऐसा लोग मानते हैं कि नहीं साहब ये तो देखिए एलोपैथी और ये आयुर्वेदा। तो ऐसी कौन-सी बीमारियाँ हैं जिनका परफेक्ट इलाज आयुर्वेद में हो सकता है? समीर जी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा फिर से पुराने वक़्त पे ले आना चाहूँगा। जी, हमारे आदि ग्रंथ जो हैं, हमारे आदि ग्रंथ यानी कि जैसे कि हम बात रामायण की करते हैं, तो उसमें उल्लेख है कि जब कृष्ण जब इनको लक्ष्मण जी को जब मूर्छा लगी थी, याद होगा आप जब मूर्छित हो गए थे, तब वैद्य सुमंत ने जो है सुझाव दिया था कि इनको संजीवनी लाके दी जाए, क्योंकि संजीवनी बूटी ही है जो इनका इलाज कर पाएगी। और आप देखिए भगवान श्री हनुमान जी जो है पूरा पर्वत ही उठा लाए थे। हाँ, हाँ। पर्वत इसलिए उठा रहे थे कि वहाँ पर उपस्थित जितनी जड़ी-बूटियाँ थी, वो सब उनको अपना परिचय दे रही थी कि मैं इस रोग की कारक हूँ, मैं उस रोग का कारक हूँ अच्छा, और मैं इसका इलाज कर सकता हूँ, मैं इसका जी हाँ। अरे वाह! तब जब उनको नहीं समझ में आया, उनको लगा कि जितनी ही वनस्पतियाँ हैं, जितनी ही यहाँ पर औषधियाँ हैं, सब बोल रही हैं, तो वो पूरा का पूरा पर्वत ही ले आए और उन्होंने वैद्य जी से कहा कि इसमें से आप देख लीजिए संजीवनी कौन-सी है। कौन-सी है? तो आप देखिए अगर हम रामायण की बात करें, हम अपने आदि ग्रंथों की बात करें, जिनका इतिहास हज़ारों वर्ष पुराना है। तो इसका मतलब ये है ना कि आयुर्वेद की जो पद्धति है, वो आदि अनादि काल से चली आ रही जी, है ना? तो किन बीमारियों में इनका उपयोग किया जा सकता है, ये तो मैं आपको बताऊँ कि मानवीय शरीर में होने वाली कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है, जिसका पूर्णतया इलाज आयुर्वेद में ना हो। जी, आयुर्वेद आयुर्वेद आपके लिए सिर्फ शरीर के लिए नहीं, आपकी जो मानसिक कमियाँ हैं, जो मानसिक बीमारियाँ हैं, उनका भी ज़बरदस्त इलाज है। आज मैं अपने बहुत से पेशेंट हैं जो डिप्रेशन से पीड़ित हैं, जी। अवसाद जिसे कहते हैं, अनिद्रा से पीड़ित हैं। तो इनका इलाज बहुत सहज और सामान्य रूप से जो है, आयुर्वेद की जो है औषधियाँ कर रही हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। तो कोई अवसाद की बात करी यानी कि डिप्रेशन हुआ, अनिद्रा यानी कि नींद ना आने की बात, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन परेशानियाँ हैं, घर-घर में होती हैं। मेरे ही घर में मेरी मैडम हैं, उनको और नींद ही नहीं आती। समीर जी मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये तो सामान्य है। मुकेश जी एक बहुत ही साधारण सा सवाल उठता है जो कि मुझे ऐसा लगता है हर एक के मन में उठता होगा। हमारी रोज़ की दिनचर्या में क्योंकि हम सुबह उठते हैं, सारा काम-धाम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसी बीच में हमको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान आ जाता है। तो रोज़ की दिनचर्या में आयुर्वेद जी। किस तरीके से हम शामिल कर सकते हैं? या आयुर्वेद का समावेश अपनी रोज़ की दिनचर्या में कैसे कर सकते हैं? इसको समीर जी हम इस तरह से समझते हैं कि अ, हम रोज़ भोजन करते हैं। बिल्कुल ठीक साहब। हुँ, आहार आहार जो है एक दैनिक ज़रूरत है हमारी। हम आप देखिए हमारे किचन में ही तमाम ऐसे मसाले हैं जो आयुर्वेद से ही जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही कहा है ना? साहब। हुँ, और उनका प्रयोग हम जो है करते हैं। आज देश में शायद ही कोई ऐसा घर होगा, जिनके यहाँ जब चाय बनती है तो वो अपनी चाय में अदरक, तुलसी, इलायची, काली मिर्च आदि ना डालते हैं। तो हमारी प्रातः हमारी सुबह की शुरुआत ही आयुर्वेद से हो जाती जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। है ना? और हम अपने भोजन में भी जो सब्जियाँ लेते हैं, उनमें जो मसाले पड़ते हैं, उनका भी एक बहुत अच्छा रोल है। हमारे यहाँ जो दाल बनती है, दाल में हल्दी पड़ती है। हल्दी भी जो है एक दर्द निवारक औषधि है जी, और तो और आज कैंसर जैसे गंभीर रोग में हल्दी का प्रयोग लोग कर रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। तो हमारी दिनचर्या में ही आयुर्वेद शामिल है। बिल्कुल सही आज कहा। से नहीं नहाने कब से, ठीक बहुत है? बढ़िया। और आज ऐसे बहुत से परिवार ऐसे हैं, जो सुबह उठते ही
त्रिफला का प्रयोग करते हैं। त्रि वाह! त्रिदोष शामक है। देखिए ना, त्रिदोष शामक है। वात, पित्त और कफ 3 जो महातत्व हैं शरीर के, उनसे जुड़ी हुई जो भी सामान्य या असामान्य जो है रोग हैं, तो उनके शमन के लिए तो हमारे यहाँ त्रिफला सुबह-शाम लोग ले रहे हैं, रात में सोते समय ले रहे हैं। तो वो तो हम कहीं न कहीं हमारे दैनिक जीवन में हमारे आहार के रूप में आयुर्वेद शामिल है। बहुत बढ़िया बात कही सर आपने, बड़ी मज़ेदार बात कही आपने तो एक बड़ी सेंसिटिव नर्व को हाथ लगा दिया। काफ़ी समय से ये चीज़ पता थी कि त्रिफला और फिर मेरे एक मित्र जो हैं उन्होंने भी कहा कि अगर वात, पित्त और कफ का दोष है तो उसको जी, बैलेंस आउट करने के लिए त्रिफला को सुबह मतलब रात में पानी में भिगो दीजिए और सुबह पी लीजिए। जी, जी, मेरे को आज से कई साल दोनों ही पहले समय लिया। जी। आज से कई साल पहले एक मित्र मिले थे जो कि अच्छी पकी हुई उम्र के थे और उनके सारे जी, बाल बिल्कुल काले, दाँत सारे मजबूत, आँखों में चमक और जो मतलब स्किन जो है एकदम चमकदार। तो मैंने ऐसे ही पूछा तो उन्होंने कहा साहब मुझे 15 साल हो गए त्रिफला लेते हुए। तो त्रिफला के बारे में पता था लेकिन इतना सीरियस हमने कभी उसको लिया नहीं। मैंने 15 साल मतलब जब आपको कोई तकलीफ नहीं है तो ज़बरदस्ती कोई चीज़ काहे लिए जा रहे हो? उसने कहा बात ये नहीं है सर। बात वात, पित्त और कफ की है कि इसको बैलेंस बनाए रखें। सुबह 1 ग्लास लेने में भला क्या परेशानी है? और वो बुढ़ाऊ हो चुके थे, लेकिन साहब दाँत भी वही मजबूत, काले बाल और चमकती हुई स्किन। तो आयुर्वेद में वक़्त लगता है, लेकिन ये बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है। तो अभी बस कुछ ही दिन हुए मतलब समझिए कुछ महीना भर हुआ होगा। अ, मेरे मित्र के ही फिर मैंने डोज़ टाइट्रेट की थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे करके देखी, ज़्यादा कम और अब त्रिफला रोज़ सुबेरे मैं 1 ग्लास पानी जो रात में भिगो के तब पीना शुरू किया हूँ और बड़े चमत्कारी असर दिख रहे हैं मुझे मेरे अंदर। मतलब आई एम वॉकिंग लाइट, आई एम ब्रीथिंग लाइट एंड आई एम क्लीनिंग लाइट। इम्पोर्टेंट है देखिए ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी बॉडी की क्लीनलीनेस ज़्यादा बेहतर हो गई है। सो आपने जो सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था दरअसल आपने उसका जवाब पहले ही दे दिया कि त्रिदोष जो हमारी बॉडी में होता है, अगर वो ठीक हो जाए तो वो त्रिफला जो है एक चमत्कारी चीज़ है, जिसका हम रेगुलर सेवन करें। ये छोटी-छोटी चीज़ें बिल्कुल, तो बिल्कुल। दोस्तों गौर कीजिएगा मुकेश जी हमारे साथ रहेंगे और हम इस तरीके की छोटी-छोटी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे। हमारे हाथ में ही है हमारा स्वास्थ्य, किसी और के हाथ में नहीं है। बहुत बढ़िया बात कही। आपने अभी ये भी एक बात कही कि जो मानसिक तकलीफ़ें हैं, अवसाद, अनिद्रा, जी, ये भी आपने बता दिया। उसमें भी आयुर्वेद हमारा साथ देता है। तो जी, जी, थोड़ा-सा बिल्कुल ये देता है। थोड़ा इन दोनों के बारे में ज़रा-सा बताइए, अवसाद और अनिद्रा। मैं बताता जी। जी, जी। देखिए मैं बताता हूँ। आज का जो आधुनिक परिवेश है, दौड़-भाग की ज़िंदगी, इतना ज़्यादा वर्कलोड है लोगों के ऊपर। दूसरी बात है जीवन यापन अब आसान नहीं है, ठीक है? खासकर महानगरों में जो जी, लोग रह रहे हैं, जी। जहाँ पति-पत्नी दोनों ही काम कर रहे हैं, वर्किंग हैं दोनों, तो दोनों की अपनी-अपनी समस्याएँ हैं इस बिल्कुल, तरह की और बिल्कुल। इन समस्याओं से जूझते हुए न जाने कब वो अवसाद की जो है चपेट में आ जाते हैं। अवसादग्रस्त हो जाते हैं, चपेट में आ जाते हैं और फिर शुरू होता है कुछ दिनों के बाद, अगर सजग रहे तो वो सीधे साइकियाट्रिस्ट के पास पहुँचते हैं और समीर जी यहाँ से खेल शुरू होता है क्योंकि हमारे साइकियाट्रिस्ट के पास कोई चिकित्सा नहीं है, जी। सिवाय नींद की गोलियाँ, सिर्फ़ नींद की गोलियाँ दी जाती हैं। वो 1 एमजी से होते-होते कब 50 एमजी तक पहुँच जाती हैं, लोग समझ नहीं पाते। नींद सहज निद्रा जो है, सहज निद्रा नहीं आती। एक सुखद निद्रा जो है नहीं आती है। मैं अच्छी नींद उसे मैं बताता हूँ जिसमें व्यक्ति एक बार सो गया, तो 7 से 8 घंटे जब बाद उठता है, तो जो फ्रेशनेस, जो ताज़गी का अनुभव उसे होना चाहिए, वो इन नींद की दवाइयों को लेने के बाद कतई नहीं होता है। होता ये है कि हम एक बेहोशी की हालत में होते हैं और जब सुबह उठते हैं तो बेहद थके हुए होते हैं, जी। क्योंकि शरीर और मस्तिष्क दोनों ही जो है सजग रहे। नींद तो आई ही नहीं,
वो विचारों से लड़ते रहे, करवटें बदलते रहे, तो कहाँ व्यक्ति सो पाया। अब वो थका हुआ उठा है तो दिन भर थका रहेगा, दिन भर जो है वो उसका जो है इरिटेशन लेवल उसका बढ़ा रहेगा, है ना? वहीं पर यदि वो किसी ऐसे चिकित्सक के संपर्क में आए या कोई उसको सुझाव दे कि आप आयुर्वेद की औषधियाँ लीजिए या आयुर्वेद की किसी वैद्य, हकीम या फिर किसी चिकित्सक से मिले। हमारे यहाँ ऐसी-ऐसी चमत्कारिक औषधियाँ हैं, जो इतनी सामान्य हैं, जिनको पाना इतना सहज है कि जैसे पानी पी लेना। अश्वगंधा, इतना सुंदर योग है कि मात्र 1 सप्ताह के भीतर वो सहज निद्रा को प्राप्त होता है, ठीक है? उसकी नींद सुक्कर हो जाती है, उसके तनाव धीरे-धीरे कम होने लगते हैं और एक बार यदि तनाव की स्थितियाँ कम होने लगें, तो वो अपनी जो सर्कमस्टांसेस हैं, जिनसे जूझ रहा है, जो वो परिस्थितियाँ, जिन परिस्थितियों के कारणवश वो डिप्रेशन की चपेट में आया है, वो धीरे-धीरे उसको फाइट करने लगता है और उससे निकल जाता है। बहुत बढ़िया, अमेज़िंग। क्योंकि अनिद्रा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग तमाम-तमाम चीज़ें जी, करते जी। रहते हैं, कोशिशें करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है हमें आयुर्वेद का ख़्याल रखना चाहिए, अपनी सर्कैडियन रिदम का, जो प्रकृति ने हमको दी है, कब सोना है, निश्चित, कब जागना है, उसका ख़्याल रखना चाहिए। तभी तो निश्चित। स्वस्थ। और आपने बड़ी ही खूबसूरत बात कही। एक और बात मुझे बड़ी हमेशा से बड़ी पसंद आती रही कि जिस वक़्त कोई भी व्यक्ति सो रहा होता है, वो सबसे ज़्यादा मासूम, सबसे ज़्यादा प्योर, पवित्र होता है। क्योंकि जी, वो सोते हुए किसी का बुरा नहीं कर सकता। वो सोते हुए किसी का बुरा सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए वो सबसे पवित्र होता जी, है। मेरा मानना ये है पर्सनली कि वो उस वक़्त ईश्वर के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। जी, क्योंकि जी, वो जी। पवित्र होता है एक बच्चे की तरह। तो एक अच्छी सुखद नींद आना सच में एक वरदान होता है। मुकेश जी, आपने सबसे बढ़िया बात यही कही, बहुत बढ़िया बात कही। तो अ, हम लोग सब लोग मानते हैं कि आयुर्वेद का या आयुर्वेद की जो दवाइयाँ होती हैं, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन कोई दरअसल साइड मुकेश जी, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ बाय प्रोफ़ेशन। और फार्मेसी में हमारे कोर्स में जो भी है, वो हमें ये बताया भी गया और हमने बुक्स में भी पढ़ा कि कुछ भी जो हमारे शरीर में हम मुँह से या नाक से लेते हैं, शरीर उसको एक फ़ॉरेन एलिमेंट ही मानता है और शरीर सबसे पहले उससे लड़ाई करने की कोशिश करता है। हमारा इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता उसे रिजेक्ट करने की कोशिश करती है। इसी वजह से सारी की सारी एलोपैथिक दवाइयाँ जो सिंथेटिकली बनाई जाती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आयुर्वेद को भी वैसे हमारा जो कोर्स है, जो हम पढ़ते हैं, उसमें ये मानते हैं कि हम बाहर से कोई भी चीज़ ले रहे हैं, तो वो फ़ॉरेन मटीरियल है। हमारे शरीर उससे भी लड़ता है। इस बारे में आप हमें थोड़ा-सा समझाएँ कि आयुर्वेद के आफ्टर ऑल साइड इफ़ेक्ट क्यों नहीं होते? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका और बड़ी खुशी है समीर जी आपने इतना अच्छा प्रश्न किया। अ, मैं यहाँ पर बात करूँगा डीएनए, जी, हमारा डीएनए जो है, वो डीएनए हमारे पूरे इतिहास को देखता है। जी, हमारी पूरी जो वंशावलियाँ हैं उनको देखता है, हमारे जो पूर्वज थे उनको देखता है। तो एक सहज और एक ऐसी स्थिति जिसमें हमारा शरीर इस बात को लेके हमेशा जो है वो सतर्क रहता है कि हमारे शरीर में क्या गया। कोई भी ऐसा भोज्य पदार्थ जो नेचर ने दिया है हमें, कोई भी ऐसी औषधि, कोई भी ऐसा तत्व जो कि नेचुरल है, जब हमारे शरीर में जाता है, तो तुरंत हमारा डीएनए सजग हो जाता है, सतर्क हो जाता है। अरे! ये क्या आया? लेकिन जब उसे लगता है कि ये तो वो चीज़ है जो इनके पूर्वज इस्तेमाल करते आए हैं। बिल्कुल एक नेचुरल चीज़ है। हाँ, इसे मैं जानता हूँ। इस तत्व को मैं जानता हूँ। वो वस्तु, वो पदार्थ हमारा शरीर उसको सहज रूप से स्वीकार कर लेता है। हमारा डीएनए उसको स्वीकार कर लेता है। लेकिन वहीं पर यदि केमिकल से बनी हुई कोई चीज़
हमारे शरीर में जाती है, मैं एलोपैथी की बात कर रहा हूँ, जिसको हमारा डीएनए नहीं जानता, जी, हमारा डीएनए स्वीकार नहीं करता है, तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं होता है। उस केमिकल का प्रभाव हमारे शरीर पे नहीं होता है क्योंकि हमारा शरीर उसको नकार देता है। उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे होता है। जी, जैसे हम दर्द निवारक कोई औषधि खाते हैं, दर्द निवारक कोई एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पे नहीं हो रहा है। हमारे मस्तिष्क की उन कोशिकाओं पर होता है, जो कोशिकाएँ हमारे दर्द की संवेदना को जो है व्यक्त कराती हैं। ओके, ओके, तो ओके, उन सेंसेस को, उन पेन को महसूस करने के सेंसेस को वो केमिकल डेड कर देता है, एक खत्म सर्टेन कर टाइम देता के है। लिए, जी, 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 ठीक ना? तो हमें लगता है कि हम दर्द से मुक्ति पा गए, लेकिन दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द वहीं पे है, उतना ही हो रहा है। अब बात ये आती है फिर हम स्वस्थ कैसे हो गए? तो स्वस्थ हम होते हैं अपनी प्राण चेतना से, अपनी प्राण शक्ति से। लेकिन सत्यता यही है कि हमारा शरीर उन्हीं तत्वों को स्वीकार करता है, जिन तत्वों को हम आदि अनादि काल से लेते आए हैं। केमिकल को ना कभी स्वीकार किया था हमारे डीएनए ने और ना कभी स्वीकार करेगा। बहुत ही बढ़िया बात कही साहब, बहुत ही बढ़िया बात कही। दोस्तों इस बात पर गौर कीजिएगा, जब हमारा शरीर जैसे मुकेश जी ने बताया कि हमारा डीएनए उन चीज़ों को पहचान लेता है। डीएनए मतलब जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है वो ज्ञान, शायद हज़ारों साल की वो हमारे डीएनए में स्टोर्ड है। जी है, और जैसे ही हमने वो चीज़ खाई, पत्ता, फूल, कोई औषधि खाई, तो हमारा डीएनए उसको पहचान लेता है कि अरे! ये तो 1000 साल पहले हमें मिला था। तो हाँ, वो उसको फिर रिजेक्ट नहीं करता। हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ता नहीं, फिर उसको स्वीकार करके और उसके साथ काम करना शुरू कर देता है। जबकि एलोपैथी में ठीक उल्टा होता है। इसलिए साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसलिए आयुर्वेद में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। मुकेश जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका सादर अ, आभार है। अ, ये एक आपका बहुत आभार। ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन था। अब हम आगे पहले से ही हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को बता देंगे कि हम किस विषय में बात करेंगे। तब हम जी, एक-एक इंडिकेशन को लेकर बात करेंगे। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि डॉक्टर मुकेश चित्रवंशी साहब किडनी डिजीज़ेज़ पर बहुत गहराई से शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और कुछ चमत्कारी मेडिसिन्स उन्होंने बना ली हैं, जिनको साबित कर दिया गया है, प्रूव कर दिया गया है। उसके बारे में भी मैं मुकेश जी से चर्चा करूँगा और मैं मुकेश जी से बल्कि इस बारे में रिक्वेस्ट करूँगा कि अगला एपिसोड हम उसी के बारे में कर लेते हैं। जी, जिससे जी, कि ज़रूर, ज़रूर। जो भी किडनी से संबंधित बीमारियों से परेशान हैं लोग, डायलिसिस से परेशान हैं, शायद किडनी ट्रांसप्लांट का इंतज़ार कर रहे हैं, शायद क्रेटिनिन लेवल से दुखी हैं, शायद वही हफ्ते के 3 दिन उनको डायलिसिस पे जाना पड़ता है। कितना मतलब दुखद वो रूटीन बहुत है, बहुत ही तकलीफ़देह, उनका बीपी कभी कंट्रोल में नहीं रहता। कई लोगों को मैं भी जानता हूँ, तो क्या पता उन लोगों को एक संजीवनी मिल जाए? तो मुकेश जी से मैं निश्चित, रिक्वेस्ट करूँगा कि निश्चित। अगला एपिसोड हम लोग किडनी डिसीज़ेज़ पर ही कर लेते हैं, उनके शोध पर ही कर लेते हैं, जो शोध उन्होंने किया है। मुकेश जी, जी, आपका जी, जी। बहुत-बहुत आभार, आप हमारे प्रोग्राम में आए। दोस्तों, आप मुकेश जी से संपर्क भी कर सकते हैं, मैं उनका कॉन्टैक्ट्स डिटेल आपको दे दूँगा। मुकेश जी बॉम्बे में ही रहते हैं और उनको आप मैसेज कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। मुकेश जी, थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत आभार आपका। सुमित जी, बहुत-बहुत आभार आपका कि आपने मुझे मौका दिया और आपने मुझे अपने यहाँ इनवाइट किया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत मैं आभारी हूँ और भविष्य में मैं चाहूँगा कि आप मुझे इस तरह के मौके देते रहें ताकि जो भी आयुर्वेद से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं मेरे पास, मैं उनको शेयर करता रहूँ। थैंक यू सो आपके मच सर। दर्शकों को भी प्रणाम, आपके दर्शकों का अभिवादन करता हूँ फिर से और